नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियान और दक्षिण अभियानों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने शासनकाल में अपने राज्य में जो सुधार लागू किए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिनमें सुधारों में जो सबसे इंपोर्टेंट रहेगा वो रहेंगे आर्थिक सुधार। पहले नंबर पर रहेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में जो इंपोर्टेंट है वो है इसकी बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था यानी किस तरीके से बाजार को मेंटेन किया, बाजारों का निर्माण किया और किस प्रकार से मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसके अलावा उसने जो किया था वो किया सैन्य में सुधार, सैन्य सुधार। और बाजार सुधार के अलावा उसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए थे। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लागू किए, उसको पढ़ेंगे। सैन्य सुधार किए थे उसने, यानी सेना में अंदर कुछ सुधार किए थे। जैसे कि उसने नियमित से सेना रखना स्टार्ट किया, उनको वेतन देना स्टार्ट कर दिया। जो पहले वेतन भोगी ना होकर राज्य के द्वारा क्या कहते हैं उनको इनाम दिया जाता था, या फिर जो सेना लूट का माल लाती थी उसमें से वो बंटवारा करती थी। उस प्रकार से पहले सेना का संचालन इस प्रकार से होता था। उनको नियमित वेतन नहीं था उनका। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि नियमित वेतन भोगी सेना बना ली। सैन्य सुधार होंगे इसके अंदर और कुछ राजनीतिक सुधार भी करेगा वो। राज्य सुधार के अंदर बेसिकली उसके अध्यादेश है, जिसमें कि वो कुछ जिस राज्य में अंदर जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए कुछ अध्यादेश लाएगा। राज्य सुधार कहते हैं उनको। तो उनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में स्टार्टिंग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में भी बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था क्या पढ़ेंगे? बाजार व्यवस्था। देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना कि 1303 के बाद यह सुधार लागू किए। बाजार व्यवस्था, बाजार सुधार व्यवस्था लागू की। 1303 में क्या हुआ था? 1303 में हुआ था चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान हुआ था। चित्तौड़ को जीतने के बाद उसने क्या किया था? बाजार सुधार व्यवस्था लागू की थी, याद रहना चाहिए। अब जो बाजार सुधार व्यवस्था, इसके स्रोत क्या क्या है, यानी कि इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? देखो, इसकी जानकारी का सर्व प्रमुख स्रोत है बर्नी की रचना तारीख है फिरोजशाही। तारीख है फिरोजशाही। ये सर्व प्रमुख रचना है जिसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों, जिसमें बाजार व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन के साथ साथ कई अभियानों में गया था, एक बड़ा विद्वान था, सूफी संत था। इसकी रचना है तारीख अलाई। तारीख अलाई, जिसे क्या क्या कहा जाता है? जिसे खजाइल उल फतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजाइल उल फतवा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो विदेशी यात्री था, मोरक्को का यात्री, इसका क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना क्या है? रहला। इसकी रचना, इसका यात्रा वृत्तांत है। इसमें भी हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था या बाजार सुधार व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो एक और रचना है वो है शेख नासिरुद्दीन की
रचना जिसका नाम है खायरुल मजालिस मजलिस खैरुल मजलिस। इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था या बाजार सुधार व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है सबसे विस्तृत मात्रा में वो होती है बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, ये याद रखना। इस स्रोत है जहां से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, जो अमीर खुसरो है इसने इस बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है, इसे अच्छी बताया। अब इसका उद्देश्य क्या था इस बाजार व्यवस्था को लागू करने का? देखो, बर्नी के अकॉर्डिंग क्या है, बर्नी क्या बात कहता है, बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक बड़ी सेना इकट्ठा की, बड़ी सेना का गठन किया था, वो भी स्थायी सेना जिसको कि वेतन, नियमित वेतन दिया जाता था। और ये सेना का निर्माण करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत पर क्या हो रहा था, बाहरी हमले हो रहे थे। किन के हमले हो रहे थे? मंगोलों के हमले हो रहे थे और राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है, अभियानों में भी सेना की बड़ी मात्रा में जरूरत रही। तो इसी उद्देश्य से क्या है, उसने बड़ी सेना का गठन किया और बड़ी सेना के गठन की पूर्ति के लिए, उसे जीवित रखने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी था कि सेना को क्या हो सके, कम पैसों में क्या हो सके, उनके जीविकोपार्जन की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाए। बाजार में जो उनके सर्वाइवल की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि नियमित सेना रखी थी, और नियमित सेना का मतलब है कि वो दिल्ली में रहती थी। उसने तकरीबन 3 लाख के आसपास की सेना का गठन किया था, जो कि राजधानी में नियमित तौर पर हमेशा रहती थी। और उसे सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए क्या जरूरी था कि उनको कम पैसे में क्या हो सके, दैनिक उपभोग की वस्तु मिल सके। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो उनकी सेना का वेतन, जो सैनिकों का वेतन निर्धारित किया था वो इतना ज्यादा नहीं था कि वो महंगी वस्तुएं परचेज कर सके। सेना का जो वेतन था वो कम था, सैनिकों को कम वेतन पर रखा गया था और उन कम वेतन में उनको क्या रखना, जीवित रखना था, उनका जीविकोपार्जन चलाना था। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करती, यानी कि बाजार में जो चीजें बिकती है उनका मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये वस्तु इतने रुपए की बिकेगी। ये उसने इस व्यवस्था के तहत क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो बर्नी के कथनों से हमें ये जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो कहता है कि इसका जो उद्देश्य था वो आम जनता को राहत पहुंचाना था। लेकिन हमें जो सही सटीक तथ्य जो प्राप्त होते हैं वो बर्नी की तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होते हैं। बर्नी का कथन जो है वो बिल्कुल सटीक जान पड़ता है। तो देखो, अब बर्नी ने क्या कहा है, बर्नी के अनुसार स्टेटमेंट याद रखना है आप सभी को। बर्नी के अनुसार मंगोलों के हमले रोकने के लिए, मंगोलों के हमले रोकने के लिए अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी, एक बड़ी सेना रखनी थी। दूसरे, उसे इस सेना एवं सैनिकों को कम वेतन पर जीवित भी रखना।
जीवित भी रखना। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण इस पूर्ति हेतु वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने थे। जिसकी पूर्ति उसने बाजार व्यवस्था के माध्यम से की। इसकी पूर्ति उसने बाजार व्यवस्था के माध्यम से की। ये स्टेटमेंट दिया है किसने? बर्नी ने। ठीक है, अब एक दूसरे का स्टेटमेंट देखो, यहां लिख रहा हूं। अमीर खुसरो तोतिया हिंद, इसने क्या स्टेटमेंट दिया है? इसने स्टेटमेंट दिया है बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। ये स्टेटमेंट किसने दिया? अमीर खुसरो। दो स्टेटमेंट है, दोनों को याद रखना है, स्पेशली बर्नी का। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको भी याद रखना है। अगर पूछा जाए एग्जाम में तो दोनों को लिखना है। आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था या बाजार सुधार व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले तो दो स्टेटमेंट ये लिखना है कि कब स्टार्ट की थी, 1303 के बाद, और स्रोत क्या है? बर्नी की तारीख फिरोज शाह, अमीर खुसरो, मोरक्को के आखिरी इब्न बतूता और शेख नासिरुद्दीन की रचना खारिल मजलिस। इनमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और दोनों की स्टेटमेंट अवश्य लिखना है। स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो उसके क्या है कि एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। इसके स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, खास करके उन इतिहासकारों के जिन्होंने उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। बर्नी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लो। देखो बाजार व्यवस्था टॉपिक चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनाए। दिल्ली में 3 बाजार बनाए। कहां पे? दिल्ली में 3 बाजार बनाए। तीन बाजार देखो, एक है अनाजों का व्यापार, अनाजों का बाजार यानी मंडी, जहां पर अनाज, फल फ्रूट, बीज वगैरह आदि मिलते हैं। अनाजों का बाजार।
दूसरा कपड़ों का बाजार, जहां पर कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, ये जो पहनने ओढ़ने के सामान है सारे इसमें मिलते थे। और तीसरा है गुलामों मवेशियों का बाजार। उस टाइम पे क्या थे, गुलाम भी बिकते थे, यानी कि जो स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी हो जो गुलाम थे उनको बेच दिया जाता था। जैसे कि हमने गुलाम डायनेस्टी पढ़ा है, पूरे गुलाम थे वो एक दूसरे वो बिक के आए थे। बचे कुतुब ऐबक हो, बलबन हो, इल्तुतमिश हो, सभी के गुलाम थे, वो सुल्तान के द्वारा खरीदे गए। तो तीन टाइप के बाजार थे और तीनों की जो जगह थी वो अलग अलग थी। यानी कि दिल्ली में एक जगह है बंदायूं द्वार के भीतर, हरा राजमहल के पास अलाउद्दीन खिलजी 3 बाजार बनाए, तीनों को अलग अलग बाजार बनाए तीनों के, ठीक है। तो ताकि क्या खरीदने वालों को सुविधा प्राप्त हो कि एक बाजार अनाज में जाना है तो अनाज ही खरीदे, कपड़ों के मेरे कपड़े खरीद गए और गुलाम मवेशी खरीदना है तो एक जगह उनको मिल गया। तो इस तरह 3 बाजार बना दिए। और इन तीनों बाजारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, इन तीनों को संयुक्त रूप से सराय ए अदल एक शब्द है। इन तीनों बाजारों को संयुक्त रूप से सराय ए अदल, ये नाम याद रखना, सराय अदल कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ यानी कि अलग, अगर इन शब्दों का अर्थ निकाला जाए सराय अदल का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान, इसका संयुक्त अर्थ यह होता है, ठीक है। और ये तीनों बाजार जो थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों बाजार सरकारी सहायता प्राप्त थे, सरकारी सहायता प्राप्त थे, यानी सरकार का धन लगा हुआ था इनमें, सरकार की तरफ से सहायता दी जाती थी इनको। वो बताऊंगा कि जैसे कपड़ों के व्यापारी को अलाउद्दीन खिलजी 20 लाख टका दे देगा ताकि वो कपड़ों के व्यापार कर सके, बाहर से कपड़े ला सके, मुल्तान के व्यापारी को देगा वो। अब ये बाजार है, ये तीनों बाजार जो है इसमें सामान्यतः 5 नियम लागू होते थे, कई जगह 7 नियम बताए जाते, कहीं पर 4, सामान्यतः 5 नियम आपको याद रखना है, 4 नियम। इन तीनों बाजारों पर 4 सामान्य नियम लागू होते थे। कौन कौन से नियम है देखो, पहला देखो, किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण, जिस वस्तु की जैसी गुणवत्ता है उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्य रखा जाता था। व्यापारियों और पूंजीपतियों का बहिष्कार,
यानी कि वो वैसे व्यापारी जो कि बिचौलिया या फिर ऐसे जमाखोरी का काम करते थे, पूंजीपति जो कि व्यापारिक नियमों का या फिर बाजार के नियमों का उल्लंघन करते थे, उनका बहिष्कार इस बाजार नियमों के तहत किया गया। चौथा है दलालों पर कठोर नियंत्रण। और चौथा है सुल्तान द्वारा बार बार जांच पड़ताल। यानी कि सुल्तान कभी भी किसी भी दुकान के या फिर किसी भी व्यापारी की वस्तुओं की जांच कर सकता है, अगर वो गुणवत्ता या फिर जो मानदंड निश्चित किए गए हैं, जो मूल्य निर्धारित किया गया, अगर उसी मूल्य पर वो नहीं बेचता या फिर वो वस्तु को तोलने में गड़बड़ी करता है, तो उसको अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको दंड दिया जाता था। तो बार बार जांच पड़ताल की जाती थी सुल्तान द्वारा। तो 4 सामान्य नियम थे, कई जगह 7 नियम भी दिए गए हैं, तो लेकिन आपको 4 तो ये याद रखना 4। देखो आगे इसके अलावा देखो, अब जो बाजार व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था तभी सुचारू रूप से लागू होगी, तभी सुचारू रूप से चलेगी जब उसमें कुछ अधिकारी काम करें। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ अधिकारी की नियुक्ति की गई, उन अधिकारियों को देख लो। बाजार व्यवस्था से संबद्ध अधिकारी, बाजार व्यवस्था से संबद्ध अधिकारी, बाजार व्यवस्था संबंधी अधिकारी देखिए। पहला जो अधिकारी है वो है शहनाई मंडी। देखो 3 बाजार थे, एक था अनाजों का बाजार, एक कपड़ों का बाजार, दूसरा गुलामों और मवेशियों का बाजार। 3 बाजार थे। इन तीनों का जो प्रमुख था, यानी प्रत्येक का प्रमुख एक शहना होता था। क्या है जिसका नाम शहना कहा जाता था। प्रत्येक बाजार का एक प्रमुख होता था, इसका भी प्रमुख होगा उसे भी शहना कहा जाता था, इसका भी प्रमुख होगा उसे भी शहना कहा जाएगा। तीनों बाजारों का एक एक प्रमुख होता था, पर्टिकुलर बाजार का एक प्रमुख होगा, ये शहना कहा जाता था। और इन शहनाओं के ऊपर एक शहना होता था, इनका भी प्रमुख, तीनों के ऊपर एक हेड होता था इनका भी, वो कहलाता शहनाई मंडी। समझ में आया कि हर बाजार का एक शहना होगा, यानी कि हर बाजार का एक प्रमुख होगा, ये शहना कहा जाता था। और इन शहनाओं का भी एक प्रमुख होता था, जिसे शहनाई मंडी कहा जाता था। इस पद पर जिसकी नियुक्ति की गई थी, उसकी की गई थी मलिक कबूल नामक व्यक्ति किस पर नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब इसके कार्य देखो, इसके क्या क्या कार्य थे, इसके कार्य देखो। ये क्या करता था, ये सौदागरों का, यानी कि सौदागरों का रजिस्टर रखता है। यानी प्रत्येक व्यापारी का एक रजिस्टर, इसका नाम उसमें अंकित होता था। और क्या होता था कि प्रत्येक व्यापारी को इसके कार्यालय में जाकर
स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता था, पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कराना पड़ता था, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था। यानी कि वही व्यापारी, यानी कि व्यापारी का लेखा जोखा रखा जाता था, कौन व्यापारी क्या माल क्या माल बेच रहा है, उसका बायोडाटा क्या है, सब कुछ इसमें रखा जाता था, इसके रजिस्टर में। इसका काम था ये शहनाई मंडी का। ठीक है, ये क्या करता था, ये व्यापारियों व दुकानदारों पर नियंत्रण रखता था, दुकानदारों पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा ये न्याय का कार्य भी करता था, यह न्याय का कार्य भी करता था। और ये न्याय जो था शारीरिक कठोर शारीरिक दंड, कठोर शारीरिक दंड के आधारित पर आधारित है। यानी कि न्याय जो होगा वो कठोर शारीरिक दंड पर आधारित था। यहाँ इसमें यह था कि अगर कोई व्यापारी या फिर दुकानदार कम माल तोल रहा है तो उसको उसके जितना माल कम तोला है उसका उतना मांस काट लिया जाता था, कुछ को कोड़े लगाए जाते थे, तो कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। ये इसकी शहनाई मंडी का काम था। अगला देखो, शहनाई मंडी हो गया। अगला हो गया, दूसरा है दीवान रियासत। ये वाणिज्य मंत्री था उस टाइम का, वाणिज्य मंत्री। इस पर जो नियुक्ति की गई थी वो मलिक याकूब की गई थी। यह पद क्या था, यह पद अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित नवीन पद था। यह बाजार का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी कौन था, दीवान रियासत। इस पद पर सर्वप्रथम मलिक याकूब की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसका जो कार्य था, इसका कार्य व्यापारियों पर नियंत्रण रखना तथा आर्थिक नियमों को लागू करवाना, इसका प्रमुख काम है। ठीक है, ये दो अधिकारी होंगे। इसके अलावा देखो अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारियों में देखो, एक होता बरीद, एक होता बरीद।
भरी तथा गुप्तचरों का प्रमुख। ये क्या होता था कि बाजार में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसकी जानकारी दिलाकर किसको दे देता? सेनाई मंडी को। इसके अलावा होता है मोहनियान, मुनहियान। ये होता था जासूस। एक होता मुहत्सिब, मुहत्सिब मुहत्सिब होता था, ये होता था ये जनसाधारण के आचार का रक्षक होता था। कौन कैसा व्यवहार कर रहा है उसका, उसकी नीतियों को जानने वाला। बाजार पर भी नियंत्रण रखता था, लोगों की जानकारी रखता था कौन क्या गड़बड़ घोटाला कर रहा है, इसकी जानकारी भी इसके पास होती, मुहत्सिब के पास। इसके अलावा एक होता है परवाना नवीस। परवाना नवीस, याद, ये इंपॉर्टेंट है, परवाना नवीस। परवाना नवीस, ये देखो ये क्या होता था, ये क्या करता था? ये क्या करता था? व्यापारियों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाता था। क्या करता था? व्यापारियों को परमिट जारी करता था। परमिट यानी कि लाइसेंस जारी करता था जी। इसके अलावा क्या करता था? बाजार व्यवस्था से संबंधित अंतिम अधिनियम जो था इसी के पास, अंतिम अधिनियम इसी की नियुक्ति एवं अधिकारों से संबंधित थी। तो इसके द्वारा जारी हो जाता अंतिम अधिनियम। बाजार व्यवस्था से कोई सुधार लागू करना है, कोई व्यवस्था लागू करनी है, तो इसके संबंधित, परवाना नवीस के संबंधित। और इसके जरिए ये, इसके साथ ये भी काम करता था कि कौन सा माल बाजार में बिकेगा, कौन सा कपड़ा बिकेगा, कौन सा ऊनी कपड़ा बिकेगा, कौन सा सूती कपड़ा बिकेगा, इससे के पास परमिट लेना जरूरी था। ये चेक करना है, ठीक है। ये अधिकारी थे। आगे देखो, इसे नोट कर लो पहले। ये अधिकारी थे। इसमें से आपको एक तो सेनाई मंडी और परवाना नवीस और एक जो दीवाने रियासत, इन तीनों को तो इंपोर्टेंट है, इनको तो याद रखना है। जिनमें नवीन पद कौन था? दीवाने रियासत। अब देखो इस बाजार व्यवस्था के तहत क्या हुआ, इस बाजार व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए। इसमें देखो इंपोर्टेंट वस्तुएं देखो, गेहूं जो है, गेहूं
चावल, चना, जौ, घोड़े। गेहूं का जो मूल्य था वो 7.5 जीतल पर मन, इसका 5 जीतल प्रति मन, जौ का 4 जीतल प्रति मन। और घोड़े, अच्छे घोड़े इनकी कीमत 100 से लेकर 200 टका, इनके कुछ मूल्य हैं। इस तरीके से प्रत्येक वस्तु के दाम फिक्स कर दिए गए। और जो मण होता है, मण में देखो, 1 मण बराबर 40 किलो और 1 टका बराबर 48 जीतल। तो टका होता था चांदी का होता था, और जीतल जो होता था ये तांबे का होता था, याद रखना। ठीक है, अपन बोलते 1 मण होता है 40 किलो को बोलते हैं। धौण होता है, मण होता है, ये अपने गांव की भाषा, गांव की। अब देखो, इस व्यवस्था के तहत क्या किया था राज्य ने कहा कि अच्छे घोड़े जो हैं वो केवल राज्य को दिए जाएंगे। व्यापारी अगर कोई घोड़ा लाता है तो अच्छे घोड़े सिर्फ व्यापारी किसको देंगे? राज्य को देंगे, क्योंकि राज्य युद्ध करता है, राजा युद्ध, सुल्तान युद्ध करेगा तो युद्ध में क्या चाहिए? अच्छे घोड़े चाहिए जो कि स्फूर्तिवान, युद्ध में अच्छे से काम आ सके। इसके अलावा जो सुल्तान जो है, सुल्तान ने मुल्तान के कपड़ा व्यापारियों को अग्रिम धन दिया था। कितना धन दिया? 20 लाख टका, ताकि क्या कर सके वो, इसलिए दिया था कि वो विदेश जाकर, मध्य एशिया से, ईरान से, यहां से क्या है अच्छा कपड़ा लाकर दिल्ली के बाजारों में बेच सके। और इसके तहत क्या किया गया, जो हिंदू हैं, हिंदू व्यापारी, उनसे 10% दर से क्या लिया गया? ब्याज लिया गया। और मुस्लिमों से क्या लिया गया? 5% की दर से ब्याज लिया गया। इसके तहत यह नियम बनाया गया। सॉरी, ये देखिए ब्याज नहीं है, अतिरिक्त धन जो वो वापस ले लिया जाता है। ब्याज का पता नहीं कि ब्याज देते थे या नहीं देते थे वो, लेकिन जो व्यापारी थे, ये कपड़ा व्यापारी, इनसे क्या कर सके? हिंदू है तो उनसे 10% क्या लिया जाता था की दर से टैक्स लिया जाता, और इससे 5% टैक्स लिया जाता। 5 यहां से इनसे क्या लिया जाता? 10% टैक्स इनसे लिया जाता और 5% टैक्स इनसे लिया जाता। हिंदू से टैक्स 10%, हिंदू व्यापारियों से, और मुस्लिम व्यापारियों से 5% टैक्स लिया जाता। ये था अलाउद्दीन खिलजी का नियम। और देखो, इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया? इस व्यवस्था के तहत जमाखोरी पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई, पूर्णतः रोक लगा दी गई। अब क्या है, कोई भी किसान या व्यापारी, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था।
क्यों नहीं कर क्यों ये जमाखोरी पर और संग्रह पर क्यों नियंत्रण लगा दिया गया? क्योंकि आज के संदर्भ में आप देखो कि प्याज के दाम इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि क्या करते हैं कि व्यापारी लोग किसानों से सस्ते दाम पर प्याज खरीद लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, उनको अपने गोडाउनों में बंद कर देंगे, और जैसे ही आवक कम हो जाएगी, बाजार में प्याज कम हो जाएगा, तो उसकी मांग बढ़ने लगेगी और उसके भाव बढ़ जाएंगे। और व्यापारी क्या करते थे कि जैसे ही भाव बढ़ेंगे और गोदामों खोल देंगे और जो स्टोर किया हुआ प्याज है वो बाजार में सप्लाई के लिए भेज देंगे, ताकि उनको क्या हो सके, ज्यादा मुनाफा हो सके। तो इस वजह को, इससे ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसे व्यापारी मुनाफाखोरी ना कर सके, स्टोर ना कर सके, अतिरिक्त धन नहीं कमा सके, उसके लिए क्या किया इसने, ऐसे 3 चीजों पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। अगर कोई ऐसा करता हो, पकड़ा गया, तो शारीरिक दंड के साथ साथ उससे आर्थिक दंड भी वसूला जाता था। तो उस टाइम क्या था कि और मेन बात जो है, सेना को जीवित रखना था, सर्वाइवल के लिए सामान जरूरी था, तो उसके लिए ऐसी चीजें, मतलब ये अधिनियम लागू किए गए। और देखो, सभी बाजारों का पंजीकरण कराया गया, पंजीकरण कराया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक इंपोर्टेंट चीज जो याद रखना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि राशनिंग व्यवस्था लागू की। और ये लागू करने वाला पहला सुल्तान था। ये कौन था? यह लागू करने वाला, यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। राशनिंग व्यवस्था मतलब कि जो टैक्स के रूप में जो अनाज आता था, और जो मिल्कियत यानी कि जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि से भी जो क्या आता था, उपज आती थी, वो क्या करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी गोदामों में रखवा देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बड़े गोदाम बनाए दिल्ली के अंदर, और उनमें इनको अनाजों को सुरक्षित रखवा दिया। और इन अनाजों को देखो, जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी कोई आपदा, कोई अकाल वगैरह आता था, तब लोगों को मुफ्त में देने के लिए खोल दिए जाते थे, यानी राशनिंग व्यवस्था लागू की थी इसने मुसीबत के समय। लेकिन उस टाइम पर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत आई नहीं। और अभिनव बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इंडिया आया था, उसने ये लिखा है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो गोदामों में राशन इकट्ठा किया था, उस राशन का जो चावल है, उसने 1334 में वो चावल खाए थे इस व्यवस्था के तहत। ये इस व्यवस्था के तहत वो चावल बचा हुआ था भी। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इसकी जो भू राजस्व व्यवस्था है, जो अन्य बाजार सुधार, आर्थिक सुधार है, उनके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।